परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था। वह पंडित अपने एक बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव में जा रहा था। पंडित जी का मित्र बचपन से ही एक टांग से अपाहिज था और वह बोल भी नहीं सकता था। पंडित जी के मित्र का गांव काफ़ी दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित जी अपनी धुन में ही चले जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिल गया। वह व्यक्ति भी पंडित जी के साथ चलने लगा। पंडित जी ने सोचा, चलो अच्छा हो गया, सुनसान रास्ते में साथ साथ चलने से रास्ता भी जल्दी कट जाएगा। जब पंडित जी ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम काल बताया। पंडित जी को उसका यह नाम बड़ा अजीब लगा, लेकिन पंडित जी ने उस व्यक्ति से नाम के विषय में कुछ और पूछना ठीक नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे आगे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। उस आदमी ने पंडित से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में किसी से मिलना है, मैं तुमसे थोड़ा आगे मिलता हूँ। पंडित जी ने कहा ठीक है, और पंडित जी अपनी धुन में ही चलते रहे। तभी उस गांव के कुछ लोगों ने बताया कि एक बाघ ने गांव के एक व्यक्ति को मार दिया, और जैसे ही बाघ ने उस व्यक्ति को मारा, उसके अगले ही पल काल वापस पंडित के पास पहुंच गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी। अब क्योंकि पंडित जी के मित्र का गांव अभी काफी दूर था, रात भी होने वाली थी, सो पंडित जी ने कहा, रात होने वाली है, हम पूरा दिन चले हैं, थकावट भी बहुत हो गई है, इसलिए आज की रात हम इसी आश्रम में रुक जाते हैं। भूख भी लगी है, भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा आराम करके सुबह फिर से आगे की यात्रा शुरू कर देंगे। काल ने जवाब दिया, ठीक है पंडित जी, लेकिन मुझे इस गांव में भी किसी से मिलना है, मैं मिलकर आता हूँ। तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में खा लूँगा। इतना कहकर काल वहाँ से चला गया। लेकिन काल के जाते ही कुछ देर के बाद उसी गांव से धुआं उठने लगा और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई। पंडित को बड़ी हैरानी हुई। पंडित जी ने मन ही मन सोचा, जहाँ भी यह काल जाता है वह किसी न किसी तरह का नुकसान क्यों होता है, ज़रूर कुछ तो बात है। लेकिन पंडित जी ने काल से उस समय इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह वह दोनों फिर से आगे चलना शुरू करते हैं। कुछ देर के बाद एक और गांव आया और काल ने फिर से पंडित से कहा, पंडित जी आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, इसीलिए मैं आपसे आगे मिलता हूँ। इतना कहकर काल चला गया, लेकिन इस बार पंडित जी आगे नहीं गए, बल्कि खड़े होकर वह काल को देखते रहे कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी पंडित जी को उस गांव से लोगों का शोर सुनाई दिया कि एक व्यक्ति कुएं में गिर गया है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय काल फिर से पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित जी से सहन नहीं हुआ। उन्होंने काल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में भी जाते हो वहाँ कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, किसी ना किसी की मृत्यु हो जाती है, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है।
काल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप तो मुझे ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए तो मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानी महापुरुषों का साथ हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? पंडित ने कहा, मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन मुझे कुछ शक है, इसीलिए अगर आप ही अपना परिचय दें तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी। काल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित जी को पहले से ही इसी बात की शंका थी, फिर भी काल के मुंह से यह बात सुनकर पंडित जी थोड़ा घबरा गए। लेकिन फिर पंडित ने हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी ही बात है और तुम सचमुच ही यमलोक से आए हुए यमदूत हो तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित जी हैरान हो गए और सोच में पड़ गए कि अगर सच में यह काल एक यमदूत हुआ और उसकी बात अगर सही निकली तो मेरी वजह से मेरे बचपन के मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए बेहतर तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। तभी काल ने पंडित से कहा, तुम जो सोच रहे हो वह मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से ना मिलने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले ही कुछ पलों में होने वाली है। काल के मुंह से यह बात सुनते ही पंडित जी को झटका लगा, क्योंकि काल ने उनके मन की बात जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं थी। पंडित को विश्वास हो गया कि काल सचमुच यमदूत है, इसलिए पंडित जी पीछे मुड़े और अपने गांव की तरफ लौटने लगे। लेकिन जैसे ही पंडित जी पीछे मुड़े और चलने लगे, उनके पीछे पीछे उनके वही मित्र भी चलने लगे। क्योंकि वो मित्र एक टांग से अपाहिज थे और बोल भी नहीं सकते थे, इसलिए पंडित जी को वो आवाज लगाकर भी रोक नहीं पा रहे थे और अपनी एक ही टांग के बल पर पंडित जी के पीछे पीछे उनको रोकने के लिए तेजी से चलने लगे, क्योंकि उनके मित्र की गति बहुत तेज थी। इसीलिए वो वापस लौटते हुए पंडित जी तक पहुंच गए और जैसे ही पंडित जी पीछे मुड़े, उनका मित्र नीचे गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। पंडित जी हैरानी भरी नजरों से काल की ओर देखने लगे, जैसे वह पूछना चाह रहे हो कि आखिर मेरे मित्र को क्या हुआ। काल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र तुम्हारे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही सकते हो कि वह अपाहिज और गूंगा होने की वजह से तुम तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती और तुम्हारे मित्र की हृदय गति रुक गई, जिसकी वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई। अब तो पंडित को पक्का विश्वास हो गया कि काल सचमुच ही यमदूत हैं और जीवन के प्राण हरण करना ही उसका काम है। अब क्योंकि पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था और जानता था कि मृत्यु पर तो किसी का कोई बस ही नहीं चल सकता, क्योंकि सभी को एक ना एक दिन तो मरना ही है। इसीलिए पंडित जी ने जल्दी से अपने आप को संभाला,
अचानक से उनके मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता पैदा हुई। इसलिए पंडित जी ने काल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? काल ने जवाब दिया, पंडित जी, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर पल चलता रहता हूँ। केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने या उसे देखने समझने का समय ही नहीं है। पंडित ने आगे पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? काल ने कहा, पंडित जी, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान ही हो जाता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया, उसे देखकर तो मुझे लगता है तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी परेशान नहीं होंगे। इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज से ठीक 3 महीने के बाद आज ही के दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, लेकिन वह होगी किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से। हैरानी की बात तो यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर काल जाने लगा, क्योंकि अब काल के पास पंडित के साथ चलने रहने का कोई कारण ही नहीं था। पंडित जी ने अपने मित्र का क्रियाक्रम किया। फिर पंडित जी अपने गांव लौट आए। लेकिन संगत जी, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कैसा भी हो, अपनी मृत्यु के बारे में अगर उसे पता लग जाए तो कुछ तो वह परेशान हो ही जाता है, और मृत्यु से बचने के लिए वह कुछ ना कुछ उपाय भी करता है। वैसा ही पंडित जी ने भी किया, क्योंकि पंडित जी बहुत विद्वान थे, इसीलिए उनकी अच्छी पहचान अपने राज्य के राजा तक थी। पंडित जी ने सोचा, राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं और वह उसकी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई हल तो निकाल ही लेंगे। इसलिए पंडित जी राजा के दरबार में पहुंच गए और उन्हें सारी बात बता दी। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के सामने रखा और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने सलाह दी कि अगर पंडित की बात सही है तो ज़रूर उनकी मृत्यु 3 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब पंडित जी किसी दूसरे राज्य में जाएंगे। अगर पंडित किसी दूसरे राज्य में जाएं ही ना तो मृत्यु कैसे होगी? यह सलाह राजा को बहुत अच्छी लगी। इसीलिए राजा ने पंडित के लिए महल में रहने की व्यवस्था करवा दी। राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति पंडित से मिल नहीं सकता था, लेकिन खुद पंडित जी कहीं भी आ जा सकते थे ताकि उन्हें यह ना लगे कि वह राजा की कैद में हैं। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और मृत्यु के दिन से ठीक 3 दिन पहले पड़ोसी राज्य के राजा ने पंडित वाले राज्य पर आक्रमण कर दिया और महल से बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गए। उन लोगों में पंडित जी भी थे। सभी बंदी लोगों को राजा ने अलग अलग दिन और समय पर मौत की सजा सुना दी। जैसे ही पंडित को मालूम पड़ा तो उस राज्य के राजा के पैरों में गिरकर बोला, राजा साहब, मैं कोई सैनिक या सिपाही नहीं हूँ, मैं तो एक पंडित हूँ और आपके लोग मुझे भी उठा लाए। राजा ने उसका नाम पता सब पूछकर अपने दूत पंडित के घर भेजे
जिससे पंडित की कही बात साबित हो सके। कुछ समय बाद राजा के दूत इस बात की पुष्टि करके आ गए कि पंडित ने जो बताया वो सब सच है। अब राजा दुविधा में पड़ गया कि एक ब्राह्मण की जान लेकर पाप का भागीदार भी नहीं बनना चाहता था, और अगर पंडित को फांसी ना दी तो राजा के कथन का अपमान होगा। प्रजा राजा के बारे में क्या सोचेगी? राजा ने अपनी समस्या का जिक्र अपने मंत्रियों से किया और मंत्रियों ने आपस में चर्चा करके सुझाव दिया, महाराज, आप इन पंडित जी को सूत के धागे से फांसी लगवा दें। इससे आपका वचन का मान भी रहेगा और सूत के धागे से लगी फांसी से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे कि पंडित जी के प्राण बच जाएंगे। राजा को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ऐसा ही किया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और तय दिन पर नियम के अनुसार पंडित जी को फांसी पर लटकाने की प्रक्रिया शुरू हुई। सभी खुश थे कि ना तो पंडित जी की मौत होगी, ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित जी भी खुश थे। उनको विश्वास था कि सूत के धागे से उनकी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए पंडित जी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले धागे ने अपना काम कर दिया। पंडित जी के गले की नस धागे की वजह से कट चुकी थी और पंडित जी की मौत हो गई। देखते ही देखते कुछ ही पलों में पंडित जी का शरीर शांत हो गया। सभी लोग हैरानी से पंडित जी को देख रहे थे कि किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि एक कमजोर से सूत के धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन मृत्यु तो हो चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना था वो होकर ही रहता है और होकर ही रहा। संगत जी, जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जो लिखा है वो होकर ही रहता है। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी एक और नई साखी के साथ। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।